आपका स्वागत है। ये शो जो इलेक्शन कैफ़े आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये अब वीडियो के ऑडियो के फॉर्म में हमारे एनडीटीवी के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। आप ndtv.com पे जाके पॉडकास्ट सेक्शन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको इलेक्शन कैफ़े का ये पॉडकास्ट मिल जाएगा। अब मेहमान नहीं है, ये हमारे घर के लोग हैं, इसलिए आज सुमित सर आपका स्वागत है, बाबा आपका भी स्वागत है, विचित सर और पुण्येंदु जी आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा हमारी है कि बीजेपी की जो कल लिस्ट आई है, सेकेंड लिस्ट, 72 नामों की कल घोषणा हुई और पहले 195 हो चुकी है। 267 की घोषणा हुई, 2 लोगों ने वापस ले लिया तो बचे 265। कहा यह जा रहा है कि करीब 24% लोगों विधायकों के जो सिटिंग एमपीज हैं, सांसदों के, उनके टिकट को काटा है बीजेपी ने। मतलब नए चेहरे इस बार देखने को मिलेंगे। सवाल ये है, और चर्चा की शुरुआत भी इसी से करते हैं, कि इतने बड़े लेवल पर आप सांसदों को टिकट काट रहे हैं, इसका दो मैसेजिंग है। क्या आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग सांसद बने, नए लोग संसद में आए, बीजेपी नए को मौका देना चाहती है, या पुराने लोग अच्छा काम नहीं कर पाए, या एंटी इनकम्बेंसी उनके क्षेत्र में उनके खिलाफ ज़्यादा है, या मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है? आपको क्या नज़र आता है, क्या कारण हो सकते हैं कि बीजेपी ने इतने बड़े पैमाने पर लिस्ट में से नाम काटना शुरू किया? एक चीज में पहले बिल्कुल हम आपके घर के लोग नहीं हैं, हम एनडीटीवी में काम करते हैं, हम इकट्ठे काम करते हैं, हम कलीग हैं। कमिंग बैक टू द बीजेपी की लिस्ट, बीजेपी ने आपका सवाल बहुत उलझाने वाला सवाल है और मैं उलझना नहीं चाहूँगा लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि अगर ये 370 का टारगेट है और 400 पार का नारा प्राइम मिनिस्टर ने दिया एनडीए के लिए, तो 23%, 24% अभी तक, अभी जब 265 के नाम अनाउंस हुए हैं तो 23-24% लोगों के टिकट बदल दिए गए हैं। मेरे साथ कल मेरे शो में अखिलेश शर्मा जी थे, जो अपने चैनल में काम करते हैं। उनका ये विश्लेषण था कि जिन लोगों के टिकट बदले गए हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी, उनका जो नमो ऐप पे जो सर्वे हो रहा है उनके खिलाफ लोगों के फीडबैक आए थे, और ये बहुत बड़ी वजह रही उनके टिकट कटने के। तो अगर 23-24% लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, 23-24% लोगों के ने अच्छा काम नहीं किया है, आपको टिकट बदलने पड़ रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों के नाम, बड़े बड़े, जो फॉर एग्जांपल गोपाल शेट्टी, मुंबई नॉर्थ की सीट है, बीजेपी का गढ़ है वो सीट, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट वहाँ से खड़ा हो जाए वो आसानी से जीत सकता है। पिछली बार गोपाल शेट्टी ने उर्मिला मातोंडकर को 4 लाख से ऊपर वोटों से हराया था, उर्मिला जबकि स्टार वैल्यू लेकर आई थी। ये वो सीट है जहाँ से राम नाईक 3 या 4 बार सांसद रहे, है ना। उस सीट पर आपने गोपाल शेट्टी को ड्रॉप करके पीयूष गोयल साहब को दे दिया। पीयूष गोयल को बहुत सुरक्षित सीट दी गई है। पीयूष गोयल, जहाँ तक मुझे किसी ने कहा कि वो रहते तो मुंबई साउथ में हैं लेकिन लड़ रहे हैं मुंबई नॉर्थ में आके, तो वो, और वहाँ पर रिजेंटमेंट भी है। जब से गोपाल शेट्टी का टिकट कटा तो गोपाल शेट्टी के समर्थकों ने वहाँ प्रोटेस्ट भी किया, नारेबाजी भी की है, और कहा है कि गोपाल शेट्टी को लाना चाहिए। तो मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने जो टिकट बदले हैं, गोपाल शेट्टी के खिलाफ माहौल होगा मुझे लगता नहीं है, वहाँ पर पीयूष गोयल को एडजस्ट करना होगा, इसलिए वो फैक्टर काम किया। तो कुछ टिकटों को तो इसलिए बदला गया, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लड़ा दिया गया, केपी यादव को वहाँ से ड्रॉप कर दिया गया। गुना की सीट है ना, वो गुना सीट है, तो केपी यादव सिटिंग थे, केपी यादव ने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था 19 में, और आपने उनको गिरा दिया। और केपी यादव बड़े, मतलब उस इलाके में बहुत लोकप्रिय नेता हैं जो कि सिंधिया को हरा के आए। तो ये समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा किया गया। साध्वी प्रज्ञा का टिकट आपने काटा गया कि उनको सजा मिली भोपाल में पहली लिस्ट में, और जिन आलोक शर्मा को दिया गया वो अपना चुनाव हार गए थे अभी विधानसभा का, अभी इतनी पूर्व मेयर रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ फीडबैक है, जिससे ये पता लगता है कि सब कुछ इशारा नहीं कर रहा है कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। एक तो ये बात है जो 370 की बात की गई, तो कुछ चीज़ों को करेक्ट करने के लिए ये शायद, क्योंकि जब आप बीजेपी के 7 में से, दिल्ली में 7 में से 6 बदल दिए गए, केवल मनोज तिवारी रिपीट किए गए। 7 में से 6 बदलने का मतलब ये है कि दिल्ली के तमाम नेता, इस जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, जहाँ पे अमित शाह बैठते हैं, जहाँ पे जेपी नड्डा बैठते हैं, उस दिल्ली में अपने ही तमाम सांसद जो हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे थे। ये कहा गया मीनाक्षी लेखी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये कहा गया कि गौतम हंसराज हंस के खिलाफ थी, गौतम गंभीर तो पहले ही हाथ छोड़ दिए कि मैं नहीं लड़ना चाहता चुनाव, मैं क्रिकेट पे ध्यान दूंगा। तो मतलब परिस्थितियां ऐसी लग रही थी कि बीजेपी के पास ये जानकारी थी कि सब कुछ उतना सुहावना नहीं है जितना दिख रहा है, और उसी का कोर्स करेक्शन किया गया। इस अभी 265 में से 23%, 63 सिटिंग एमपीज के टिकट काटे गए हैं।
आप विश्वास करिए हरियाणा उत्तराखंड में अनिल बलूनी साहब को चुनाव लड़ाया गया। अनिल बलूनी हमेशा राज्यसभा में रहे। अनिल बलूनी पत्रकार मीडिया अपनी फेटर्निटी से आते हैं, यहीं से बनकर वो नेता बने। वो अनिल बलूनी का नाम पहली लिस्ट से अपेक्षित था, लेकिन दूसरी लिस्ट में आया। तो क्या किसी और सीट पर भी उनके नाम की चर्चा चल रही थी? हमने इसी शो में मैंने कहा कि मेरे को किसी ने दिल्ली के नेता ने कहा कि दिल्ली पूर्व की सीट पर बलूनी जी का नाम की चर्चा चल रही है, उनके बारे में फीडबैक लिया जा रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें थी कि बीजेपी के नेताओं के पास भी जो फीडबैक का सिस्टम है वो इतना श्योर शॉट नहीं था कि ये आदमी जीत जाएगा या ये आदमी नहीं जीतेगा। तीरथ सिंह रावत साहब बेचारे, तीरथ सिंह रावत साहब, उनका वो सीएम का पद भी चला गया था टेक्निकली, और अब बेचारे वो सांसद का भी टिकट नहीं मिला है। तो उनका टिकट कटना, मैं जो मेरे पास जानकारी, वो तो दावे अभी 2-3 दिन पहले उनका वीडियो वायरल हो रहा था कि संसद में उत्तराखंड की तरफ सबसे ज्यादा सवाल वो पूछते हैं। हो सकता है पूछते होंगे, मुझे वो रिकॉर्ड नहीं पता कितने सवाल उन्होंने पूछे और कितने बलूनी जी, क्योंकि बलूनी जी का जो टिकट मिला है उन्हीं की सीट पे मिला है। पौड़ी गढ़वाल जो है उनका टिकट काट के इनको मिला है। तो मुझे नहीं पता कितने सवाल उन्होंने पूछे और क्यों इनको बनाया गया, वो बीजेपी का इंटरनल वो होगा। लेकिन मतलब ये मैं बार बार इस चीज़ को अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि 265 में से आपने 63 को बदल दिया, करीब 23% से ज़्यादा सांसदों को आपने चेंज कर दिया है। एक सिर्फ 2 या 3 ने वॉलंटियरली किया था कि नहीं लड़ना चाहते हैं, जैसे जयंत सिन्हा साहब का आया था, जैसे गौतम गंभीर का आया था। 1-2 के नाम अगर आए हो तो मैं मिस कर रहा हूँ। उसका तो वो तो दूसरा मामला था, आसनसोल वाला, वो तो सिटिंग थोड़ी था, वो तो सिटिंग नहीं था, एक हावेरी एमपी का था। अब देखिए नाराजगी बीजेपी में भी है। ईश्वरप्पा नाराज हो गए हैं कर्नाटक में, गोपाल शेट्टी के समर्थक नाराज हो गए हैं, खबरें आ रही हैं। तो जब ये नाराजगी बढ़ रही है सिटिंग एमपी का टिकट काटने पे, तो क्या ये 370 के रास्ते में मनोज कोटक का भी टिकट काटा गया है, तो वहां पर क्या बीजेपी के लिए चुनाव जीतना, 370 के टारगेट को पा पाना आसान होगा? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। निश्चित रूप से चुनाव है तो टफ होता है चुनाव, आप सबको मालूम है, परीक्षा है एक तरह से। लेकिन मैं एक बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी करता हूँ, राजस्थान का भी करता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया है मुझे। दिल्ली और तो में रहते हैं, तो आपको यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ ना, तो छत्तीसगढ़ में कम से कम 4 सीटें ऐसी है ना जो कि जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छी फाइट में है, और बीजेपी ने वहाँ पे 7 सांसद जो है 7 नाम बदले हैं, समझ गए। छत्तीसगढ़ में 9 सीटें हैं 11 में से उनके पास। जांजगीर की सीट, कोरबा की सीट, राजनांदगांव की सीट, भूपेश बघेल, दुर्ग की सीट, यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये जो है कांग्रेस यहाँ पे अच्छा फाइट जो है वो दे रही है। उसी तरह यदि राजस्थान की बात करें, हालांकि यहाँ पे तो बीजेपी ने नए कैंडिडेट दिए हैं, उनकी वहाँ पे सरकार भी है। एक ने बोला कि यहाँ पे सरकार टेक ऑफ नहीं कर पा रही है, ये वर्ड यूज किया एक न्यूट्रल पत्रकार ने, ठीक है, वहाँ पर हो गया। राजस्थान की बात कर लेता हूँ। राजस्थान में इनको जो है बांसवाड़ा का जो इलाका है, जो आदिवासी बेल्ट इलाका है, वहाँ पे इनको दिक्कत है। तो महेंद्र सिंह मालवीय को लेके आए ये कांग्रेस से, 4 बार के विधायक रहे, CWC के मेंबर थे, वो लेके आए। उसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस ने जो है राहुल कसबा को अपना टिकट दे करके किया। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि यदि सब कुछ प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही होना है, अल्टीमेटली क्या है, लोग बोलता किसी को भी टिकट दो, उम्मीदवार तो मायने नहीं रखता। यदि उम्मीदवार मायने नहीं रखता, प्रधानमंत्री बोलते हैं बात तो उम्मीदवार नहीं, प्रधानमंत्री का नीचे से ऊपर सारा बीजेपी यही बोलता है। यदि वो चीज़ नहीं है, यदि वो चीज़ है भी, तो फिर इतना काटापीटी क्यों? आप दूसरे पार्टी से ला रहे हैं, आप हर वो चीज़ करने रहे। और इसकी शुरुआत आपने करी बिहार से, और आज के दिन बिहार में ही आप फंसे पड़े हैं, चाचा भतीजा के रूप में उलझ गए। अब आपने क्या किया, चाचा में वहाँ पे पारस में तो पहले हवा भरा, उसको गुब्बारा बना के उड़ाया, उससे आपने पार्टी तोड़वा दी रामविलास पासवान की, घर से सामान फेंकवा दिया है। रामविलास पासवान जी की फोटो तस्वीर जो है बाहर थी रोड पे, सड़क पे। आज आपने चाचा की हवा निकाल ली, उसको एक सीट भी नहीं। आरजेडी उसको सीट दे रही है लड़ने के लिए हाजीपुर से, वो भी बोलता है कि मैं अपने भाई की सीट छोड़ूंगा नहीं, मैं हाजीपुर से लड़ूंगा। आपने चिराग पासवान को बोला 3, 4, 5 जो भी है, 5 पे बात हो गई है। तो वहाँ भी अभी मामला सुलटा नहीं। आप बिहार को मुझसे बेहतर समझते हैं, और क्योंकि आपने पशुपति पारस की बात कर ली, तो मैं इसी पे एक सवाल मेरे मन में कल से है
चिराग पासवान के बारे में खबर पे आई कि जब कि एनडीए से बात नहीं बन रही है, 10 सीटें उनको इंडिया अलायंस दे रहा है, जिसमें 8 वो बिहार में लड़ेंगे, 2 वो यूपी में लड़ेंगे। और उसके बाद चिराग पासवान ने इतना बढ़िया नेगोशिएट किया कि यहाँ पर 5 सीटें ले ली, जो अब अखबारों में छपी, हालांकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ। 3 से 4 सीटें होगी, 5 नहीं जो हुई, भी 3 से 4। जो भी है। तो क्या इसीलिए पशुपति पारस ने भी खबर फैलाई है कि मैं आरजेडी के संपर्क में हूँ, कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, कि मेरे को यहाँ कुछ मिल जाए? जो पिछली खबर थी ना, वो चिराग वाली, वो तो हम समझ गए थे कि ये प्रेशर टैक्टिक्स के लिए ये बात कही गई। लेकिन ये पारस वाली बात जो ना, मुझे आरजेडी सोर्स से कहा गया है, और हाजीपुर का नाम भी लिया गया है। हो सकता है कि आरजेडी भी प्लांट कर रही हो। हम लोग तो है ना, हम लोग तो प्लांट बोलता है कि सर ऐसा हो रहा है, तो लगता है कि फिर हम दो जोड़ते हैं, बोलते नहीं यार 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 4 होने पे तो खबर नहीं। तो खैर ये चीज़ है। आप देखिए, आप महाराष्ट्र में भी दिक्कत है, अभी भी सीट जो है पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है। कौन कौन सी सीट होगी फाइनल नहीं है। तो यदि आपको राजस्थान में 2-3 सीट, इस बार कहते हैं राजस्थान 25 के 25 नहीं होने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ। 4 सीट का नाम आ रहा है, वो मैंने कहा ना, बांसवाड़ा और वो कस्बा वाली सीट, और ये गहलोत वाली, जो जहाँ वैभव गहलोत वाली। यदि आज सोचिए कि इस बार वैभव गहलोत हार गए, तो उसको अपने तो वो डूबेंगे ही, साथ साथ अपने फादर का कैरियर भी वो लेके चले जाएंगे। लोग क्या कहेंगे कल को? वो अशोक गहलोत वोट मांगने जाएंगे, बोले कैसा नेता है, 2 बार बेटा हार गया, फिर भी देखो इसकी हिम्मत। तो अशोक गहलोत ने बहुत कुछ अपने दांव पे लगा दिया है। उससे ज़्यादा जो है पॉलिटिकल मैच्योर तो सचिन पायलट निकले, कि बोले मैं नहीं, टोंक से जो है ना मीना साहब को लड़वाता हूँ, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, इनको लड़ाता हूँ, मेरे तरफ से जो गुजर वोट और मीना वोट का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे, वो सीट भी आज के दिन काफ़ी मजबूत हो गई है। समझ गए? तो यदि 1-1, 2-2 सीट ही घटती है, और बिहार में भी 2 सीट यदि घट जाती है, अभी 39 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो अपनी किशनगंज जीतेगी ही। यदि मैं कहता हूँ 2 ही सीट आप आरजेडी को दीजिए, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में, तो फिर तो नुकसान ही हो रहा है ना। आप बढ़ कहाँ रहे हैं? और एलायज आप बढ़ रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे एलायज को गर्दन को ऐसे पकड़े हुए हैं कि भाई साहब इस बार तो जेडीयू को 12 सीट ही मिलेगा, 12 भी ना मिले हैं। वो जो शिंदे जो उनकी पार्टी है, उनको इतना ही मिलेगा, ज़्यादा मैं लड़ूंगा, क्योंकि आपकी छोटे विधायक हैं, आपके कम विधायक हैं, फिर भी आपको चीफ मिनिस्टर बना। तो ये एक वरिंग फैक्टर है, और ये एक नर्वसनेस दिखाता है, जिसका जिक्र दिल्ली का भी किया सुमित ने, कि आपने सारे घर के बदल दिए, क्यों? और आज के दिन दिल्ली में जो कई जगह जो है ना, ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कैंडिडेट फाइट में आ गया ऑटोमेटिकली। विजय जी, निगरानी तंत्र जो दिल्ली में था, वो लग रहा काम नहीं किया कांग्रेस बीजेपी के लिए, सारे सांसद बदलने पड़ गए। दिल्ली क्या, पूरे देश में ही हो रहा है। अगर 23-24% बदलने जा रहे हैं। देखिए, ये केंद्रीकृत जब राजनीति होती है, तो इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है कि कौन कहाँ से लड़ा था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या चाहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। केंद्रीय नेतृत्व ने 3 या 4 कारणों से ऐसा किया होगा। बीजेपी का जो इतिहास है, या खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक ट्रेंड रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों या प्रधानमंत्री हों। पहली चीज़ कि जीत पक्की हो, उसके साथ कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आज ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि केंद्र में लोकसभा के चुनाव के लिए अब तक 23 या 24% उम्मीदवार बदल दिए गए, उनके टिकट काट दिए गए। वो मुख्यमंत्री थे, 2002 में भी टिकट कटे थे, उन्हीं के गृह मंत्री थे हरेन पांड्या, उन तक का टिकट काट दिया गया था, और उसका उनको कोई घाटा नहीं हुआ। तो जिस प्रयोग से आपको घाटा नहीं होता है, तो आप उस प्रयोग को लगातार करते रहते हैं। यदि एक बार अगर बहुत तेज झटका लग जाए, तो शायद अगली बार संभलें। अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो जिस रास्ते पर आप स्मूथली चलते रहते हैं और कोई आपको अड़चन नहीं आती है, तो आप गाड़ी तेज बढ़ाते जाते हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात कि इस जीत के लिए क्या जरूरी है कि कहीं से भी अगर कहीं नकारात्मकता आ रही हो, कोई छवि के सवाल पर कि यहाँ काम नहीं हो रहा है या ये कोई दिक्कत आ रही है, तो उनको हटा देना। मैं नकारात्मकता की बात पब्लिक के स्तर पर इसलिए कह रहा हूँ। आपने दिल्ली की ही बात कही, दिल्ली से ही शुरू करें। दिल्ली में 7 सीटों में जो बताया गया
क्योंकि बीजेपी के अंदर जो कुछ है वो बाहर वाले ही आपस में व्याख्या करते हैं, अंदर से कभी कुछ आता नहीं है कि वो सच्चाई क्या है। कोई पार्टी का नेता ये नहीं आकर बताता कि भाई ये 5-6 लोगों का टिकट कटा तो क्यों कटा। फिर भी जो ये माना जा रहा है कि नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि हम इतने दिनों से जीतते रहे हैं, आपने उनको मर्ज कर दिया, इस बार तो हाँ शायद जीत जाए और तीनों का जोड़ करके बहुमत हमारे पक्ष में हो। फिर भी आप ऐसा नहीं कर पाए। इसमें एक मनोज तिवारी और एक ये गौतम गंभीर का छोड़ करके बाकी 5 सांसदों के क्षेत्र में बीजेपी कमजोर बहुत पड़ी थी। उसमें गौतम गंभीर के साथ दिक्कत क्या थी कि वो जनता से जुड़े डे टू डे में रहते, उनकी अपनी क्रिकेट की एक्टिविटी ज़्यादा थी जो मनोज तिवारी के साथ नहीं थी। ये बताया जाता है, मैं नहीं जानता कि यही कारण सही है या इसके पीछे और भी कारण है। क्योंकि योग्यता अयोग्यता की बात करें तो नगर निगम के चुनाव में चांदनी चौक सीट में बीजेपी को कमज़ोर भले पड़ गई, लेकिन अगर अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहने, विनम्रता, सहयोग, मदद की प्रवृत्ति की बात करें तो हर्षवर्धन में कोई कमी नहीं थी। आप हंसराज अहिर के बारे में नहीं सॉरी हंसराज हंस के बारे में तो कह सकते हैं कि उनसे लोगों का मिलना मुश्किल था, वो गायक हैं अपने में मस्त रहने वाले, तो ये बात थी। तीसरी चीज़ है कि जिससे छवि पर चोट पहुंची उन लोगों को हटाया जाना। जैसे बीजेपी 2 काम करती है जो उसके पूरा मोटस ऑपरेंडी है। पहला काम करती है कि अगर उसका नेता कोई गड़बड़ कर दे तो उस समय उस पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं करती है, उसके साथ खड़ी होती है। वो एक उसके अंदर की एको हम ब्रह्मो एको हम द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि, हम जो चाह रहे हैं जो हमारे साथ है वो गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कुछ चलता है। प्रताप सिंह का मामला, जब उनके नाम पे पार्लियामेंट में आए लोगों ने घुसपैठ किया और हमला किया, उनका टिकट कट गया, जबकि वो एक पत्रकार थे, कोई बहुत बड़े पत्रकार भी नहीं थे। बस ये है कि वो समय को भांपने में बड़े आगे थे कि 2007 में ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर एक बायोग्राफी लिख दी थी। उसके बाद 2014 में उनको टिकट मिला, 19 में मिला, वो जीतते गए। लेकिन इस घटना का असर इस चुनाव में दिखा कि उनका टिकट कट गया। उसी तरह से चाहे वो रमेश बिधूड़ी हों, चाहे वो परवेश वर्मा हों, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हों, इन लोगों का टिकट कटा क्योंकि इन लोगों के बयान, परवेश वर्मा भी नाम लिया था बाबा, क्योंकि इन लोगों के बयान उस सार्वभौमिक या विशाल छवि जो बनाई जाती है उस छवि पर चोट कर रही थी। वो ये लोग बोलते वही बातें हैं जो बातें पहले होती थी, कोई ऐसी निराली बात नहीं कर रहे थे। के बयान कौन सी छवि का निर्माण करते हैं? अभी आता हूँ मैं उस पर, मैं बता रहा हूँ अभी। और लेकिन ये चीज़ें हुई और ये सारी चीज़ों के अंत में प्रधानमंत्री की छवि है। अब जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का सवाल आया था, लिखा था, ये पूछने वाला था मैं जी, कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा जा रहा है, नहीं मालूम टिकट कटेगा कि नहीं, कि उनका टिकट कटेगा। हो सकता है उनके बेटे को दे दें, क्योंकि राजपूतों में उनका प्रभाव बताया जाता है कितना मैं नहीं जानता, क्योंकि राजनीति में ज़्यादातर छवि गढ़ने और एक माहौल और मोमेंटम पर ज़्यादा काम होता है। क्योंकि हम तो टेनी को दे दिया आपने टिकट, टेनी को आपने दे दिया, और हम पूर्वी उत्तर प्रदेश को जितना जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ब्रजभूषण शरण सिंह का इतना प्रभाव है कि राजपूत उनके दीवाने होंगे। राजपूत अगर उत्तर प्रदेश में किसी के दीवाने हो भी सकते हैं तो योगी आदित्यनाथ के हो सकते हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि राजा, बल्कि तो मैं कह रहा हूँ कि भले इसको अंडर प्ले किया जाता है, लेकिन राजनाथ सिंह का व्यक्तिगत तौर पे लोगों में ज़्यादा सम्मान है और इसलिए वो वोट में इनसे कम नहीं कर सकते। आप 2 चीजें आप कर रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ का अक्रॉस द स्टेट एक ज्यादा पॉपुलैरिटी हो सकती है, लेकिन अगर अपनी एक लोकसभा या विधानसभा की बात आती है तो अपने लोकसभा क्षेत्र में ब्रजभूषण सिंह का है, वो कई बार के सांसद, कोई 1-2 बार के सांसद नहीं है, बेटा 7 बार अलग पार्टियों से, और बेटा भी विधायक है, तो अपने एरिया में उनकी पकड़ धकड़ नहीं तो एक सीट का मानना और 15-17 सीटों का मानना, दोनों की बात कर रहा हूँ। और एक बार सिर्फ सपा से जीते हैं, और सपा से वो तब जीते थे जब मुलायम सिंह का जबरदस्त प्रभाव था उत्तर प्रदेश में। जब मुलायम सिंह अपने दम पर 18-20 सांसद, वो भी जनता दल से अलग होकर के जीत कर ला रहे थे, तब वो जीते थे। उसमें पार्टी का भी बड़ा प्रभाव रहता था। तो ये 4 चीज़ें हैं। एक बाबा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा,
तो प्रधानमंत्री ये सबके ऊपर यही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो प्रधानमंत्री का करीबी है उसको टिकट मिलेगा। जैसे कि मुंबई नॉर्थ की बात की गई, मुंबई नॉर्थ में अगर शेट्टी को भी टिकट मिलता तो वो जीत सकते थे, जैसा बताया जाता है कि वो सीट उनकी है। लेकिन पीयूष गोयल चूंकि प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं तो उनको टिकट दिया गया, खट्टर साहब को दिया गया, जबकि खट्टर साहब से बहुत नाराजगी थी, पिछली बार पार्टी लगभग हरवा चुके थे। और उत्तराखंड में बलूनी जी को जो टिकट मिला है, बलूनी कोई जनता के बीच वाले नेता तो हैं नहीं, तीरथ सिंह रावत का टिकट काट करके एक पूर्व मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए ही सही उनको दे दिया गया। तो ओवरऑल ये है कि ऊपर से जो कुछ तय हो जाता है वैसे कि आपको व्याख्या करनी है, वो अपने हिसाब से गणित बिठाए हैं। लेकिन एक बात 100 बात की एक बात जो होती है वो यही है कि सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। और इसीलिए ये बीजेपी इस मामले में बेहतर है कि वो जानती है कि हमको एक एक सीट या एक एक वोट के लिए कैसे लड़ा जाता है। और दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि हर जगह कांग्रेस की भी स्थिति बेहतर है, मैं एक बात फिर कहूँगा कि कांग्रेस में अगर उम्मीद दिखती जीतने की तो उसके सारे बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना नहीं कर देते, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो इनका क्या नाम है कमलनाथ अपने बेटे को लड़ा दिए, फिर भी ये सचिन पायलट हो, इन लोगों अपने बल पर ये लोग लड़ते। अगर इन लोगों को उम्मीद होती 100 में कि 51% भी लगता, 51 ही मान लीजिए कि 51% की हम जीत सकते हैं, तो ये लोग चुनाव लड़ते और संसद में जाने की कोशिश करते। इन लोगों को डर है, यानी कि अंदर सर्वे सिर्फ बीजेपी नहीं कराती है, कांग्रेस भी कराती होगी। तो इसीलिए कांग्रेस को चाहिए था इसमें कि अपने बड़े नेताओं को लड़ाती तो मामला और रोमांचक होता, और उसमें लगता कि नहीं कांग्रेस एड़ी का जोर लगा करके लड़ रही है। तो लिस्ट आ गई बीजेपी की कल 72 की, और जैसा सबने बताया कि 29 इस लिस्ट में सांसदों के टिकट कटे और पिछली बार के 34, तो मिला के 63 हो गए। तो जो अक्सर लोकसभा में जो नई लोकसभा आती है तो कितने नए चेहरे बदलते हैं ओवरऑल, कोई ऐसा आंकड़ा है आप लोग? अब आप तुरंत तो रिकॉल करना मुश्किल है, लेकिन हाँ पिछले 2 बार से बदलते हैं। 100-125 नए सांसद आते कितने हैं, 100-125 नए सांसद नए चेहरे आते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो 63 तो बीजेपी ने बदल दिया है। और उसमें जो ज़्यादा बदलाव आपको दिख रहा है वो कर्नाटक में जो 20 इन्होंने घोषित किए हैं, तो उसमें 10 मतलब 8 सांसद, वैसे तो 10 टोटल फेसेस बदले, अगर सांसद की बात करें तो 8। और एक सांसद जो शोभा करांजे जो है, उनका था कि शायद टिकट कट सकता है, लेकिन उनके सीट बदल दी गई, टिकट तो बच गया उनका। तो एक तो ये है। जैसे मैं बात की कि महाराष्ट्र में 20 टिकट इन्होंने अनाउंस किए, तो उसमें 6 सांसदों के टिकट कटे। और सुमित सर ने भी बताया कि गोपाल शेट्टी और मनोज कोटा को उन लोगों के टिकट कटे। पीयूष गोयल जो राज्यसभा की राजनीति करते हैं, राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं, उनको मिला है टिकट। तो अब देखते हैं कि विपक्ष वहाँ कितना स्ट्रांग है, क्योंकि एक बार जेटली साहब गए थे अमृतसर लड़ने, तो उनको वहाँ पे नुकसान हुआ था उस चीज़ का, और घर भर उन्होंने बल्कि खरीद लिया था कि भाई मैं ये सिर्फ आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं यहीं रहूँगा, घर भर खरीदा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो चीज़ें थोड़ी सी उनकी मतलब चुनावी तौर पे नुकसान हुआ उनके जाने का। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में टोटल 7 टिकट आ गए, 7 में जो है 6 हटा दिए, 7 सांसद थे जिसमें 6 हट गए, 1 बचा। अगर उसको ध्यान से देखें तो मनोज तिवारी, मतलब अभी जो 7 हैं वो बेसिकली प्रदेश दिल्ली की राजनीति करने वाले लोग हैं। वो कोई पार्षद है तो रामवीर सिंह भदौड़ी विपक्ष के नेता हैं वहाँ पे विधानसभा में, और जो लोग भी आए हैं वो स्टेट पॉलिटिक्स के लोग हैं। अब बीजेपी कुछ पुराने कांग्रेसी भी हैं, पुराने कांग्रेसी हाँ मतलब ठीक है, लेकिन वो स्टेट पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वो नेशनल लोकसभा की पॉलिटिक्स नहीं करते रहे हैं। ये एक बदलाव हमें दिख रहा है। मनोज तिवारी का है कि भाई वो स्टेट पॉलिटिक्स में भी रहे हैं और लोकसभा के भी हैं, दूसरी जगहों पे प्रचार जाते हैं, उनका कद थोड़ा बड़ा है। हाँ, बांसुरी स्वराज अभी तक तो दिल्ली यूनिट से थी, लेकिन नेशनल स्पोक्स पर्सन के तौर पर थी, और चूंकि सुषमा जी के साथ उनका नाम जुड़ा है तो उनकी एक अपील अलग है। मुझे लगता है बीजेपी की एक रणनीति है, कुछ जैसे उन्होंने कुछ जगहों पर जो नेशनल लीडर्स जो लोकसभा के सांसद थे या यहाँ पर थे, उनको उन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स में भेजा। जैसे राजस्थान में राज्यवर्धन को भेजा, मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर को, कैलाश विजयवर्गीय को, प्रहलाद सिंह पटेल को, ऐसे ही
उन्होंने वेस्ट बंगाल या कुछ कुछ जगह इस तरह की एक्सपेरिमेंट किए हैं कि सांसद से उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा है, स्टेट पॉलिटिक्स में भेजा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनकी रणनीति ये हो कि जो दिल्ली, क्योंकि प्रवेश वर्मा जैसे लोग, वो बीजेपी इनको इस तरह से इग्नोर नहीं करेगी, रमेश बुद्धड़ी को भी नहीं करेगी, क्योंकि वो कास्ट पॉलिटिक्स का भी उनका पार्ट है। साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं और एक जाटों में उनकी एक अपील रही है और अभी यंग हैं प्रवेश वर्मा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उनका कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में, क्योंकि एक जुझारू नेता हैं और मतलब सड़क पर काम करने वाले नेता हैं। रामवीर जीत जाए तो उस वाली सीट से लड़ा दें, आप वो कहें। नहीं, अब वो सीट्स लड़ाएंगे तो वो एक चीज़ वो देखने की होगी। बाकी जो बात करें कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में वो मोदी की छाप दिखती है, क्योंकि मोदी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उनके लिए कैंडिडेट उतना मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है उनका कहना है कि मैं ही लड़ रहा हूँ, मुझे ही वोट देना है। कैंडिडेट वहाँ गौड़ हो जाता है, आप मोदी के नाम पे जीते हैं। मैं पहले भी इस बात को कई बार बोल चुका हूं कि ये बीजेपी के लिए हमेशा फायदे का सौदा होता है। कैंडिडेट में 100 बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन मोदी का नाम इतना बड़ा कर दिया गया है, पूरी पार्टी, पूरी सरकार और उनके पूरे प्रचार तंत्र का इन्वेस्टमेंट जो है वो एक चेहरे का है कि कैसे मोदी जो है दूसरों नेताओं से कितने बड़े हैं, दूसरे उनके सामने बिल्कुल बौने कद के लोग हैं, कोई मुकाबला नहीं है। और इस परसेप्शन में कहीं ना कहीं वो लोगों में एक एक्सेप्टेंस है इस चीज़ को लेकर। लोग मानते हैं कि हाँ भाई मोदी एक बहुत बड़े नेता हैं, दूसरा किसी नेता में वो बात नहीं है, वो करिश्मा नहीं है, जो वो लीडरशिप नहीं है जो मोदी में है। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो बीजेपी जो उनका प्रचार तंत्र है वो उसमें सफलता मिलती है और चुनाव दर चुनाव वो रिजल्ट में दिखता है। तो वो स्ट्रेटजी है उनकी, इसलिए कई बार आपको टिकट कटते दिखते हैं। वो मुझे बीजेपी के रणनीति के हिसाब से बहुत अलग नहीं लगता, क्योंकि नाम ही जब उनको बीजेपी मोदी के चेहरे पे लेना है तो वहाँ कैंडिडेट बहुत मैटर नहीं करता। मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो पूर्णेंदु बोल रहे थे। हमारे देश की दरअसल राजनीति ऐसी ही रही है, ये चेहरों पर वोट पड़ता है। यहाँ पर मुद्दे बहुत बड़े कभी नहीं बने हैं। आप अक्रॉस देख लीजिए, 17 लोकसभा का हाल देख लीजिए, आप विधानसभाओं के हाल देख लीजिए, तो एक नेता होता है, उसी के चेहरे पर उसकी पार्टी खड़ी होती है। लालू यादव तो लालू यादव, नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार का नंबर 2 कौन है किसी को पता ही नहीं है। अगर आप साउथ में चले जाएं तो जयललिता जब तक थी तो AIADM की बनी हुई थी, और उसकी बात करें तो करुणानिधि थे तो थे। TDP के बाद NTR गए तो TDP का क्या हाल हुआ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश, आई थिंक ये ह्यूमन इंडियन साइकोलॉजी का असर है कि हमको चेहरे हीरो पसंद हैं। हम हीरो को देखते हैं, हीरो के पीछे खड़ा होना चाहते हैं, हम सबको हीरो चाहिए और उसको हम वोट करते हैं। सोनिया गांधी थी 4 से लेकर 14 के बीच में, कितनों को मनमोहन सिंह के नाम पर वोट पड़ता था? नहीं पड़ता था। मनमोहन सिंह की रैलियां भी इक्का दुक्का होती थी। एक रैली कर ले पूरे चुनाव के दौरान तो हम लोग कवर करते थे जाके कि PM की एक रैली है तो देख लो जाके। सोनिया गांधी कमान संभाली हुई थी, सोनिया गांधी रोड शो कर रही है, प्रियंका राहुल के रोड शोज होते थे। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को ये आई थिंक ह्यूमन साइकी है, इंडियन साइकी है, नॉट ह्यूमन, कि हमको हीरो पसंद है। हम इश्यूज़ की बात बहुत करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हमको हीरो चाहिए होता है। सर एक मिनट नहीं, आपने कहा बात सही है, लेकिन आज जितनी पार्टियों के नाम गिनाए वो व्यक्ति परिवार बेस्ड पार्टियां हैं, चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे बीजेपी तो है ना, समाजवादी, वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी लेकिन जी। बीजेपी अपने आप को क्लेम करती है ना कि वो ऐसी पार्टी नहीं है। तो इसलिए इस बात पर चर्चा हो रही है। चलिए, देखिए क्लेम करने में होने में क्या फर्क है। हाँ, आप मेरा ये था जो सर ने कहा कि चेहरों की राजनीति होती है, लेकिन आप देखिए लोकल कैंडिडेट पहले अपने दम पे सीटें निकालते थे। आप अपने आसपास में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आप लंबे समय तक आपने वोट डाला होगा, आप देखिए एक ज़माने में ऐसे नेता होते थे जो अपने दम पे 50% वोट उनका अपना होता था, अपना करिश्मा होता था। वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो गई हैं। अब लोगों में ये होने लगा कि अब चुनाव ऊपर से होता है, नीचे होता ही नहीं है। कैंडिडेट कितना भी घूमता रहे उसका बहुत असर नहीं पड़ता। चीज़ें अब सोशल मीडिया या वो जो प्रोजेक्शन ऊपर का है कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं या राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं या अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, वो पार्टी लीडरशिप, वो चेहरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा। पहले ऐसा नहीं था। लोकल कैंडिडेट तमाम निर्दलीय लोग 5-5, 4-4 बार के सांसद रहे हैं। वो चीज़ें अब देखने को धीरे धीरे कम हो गई। अभी आपने विधानसभा चुनाव जीतते हैं, कम संख्या कम हुई। आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, बीजेपी ने सारे जो अदर छोटी छोटी पार्टियों की, तो सब, कांग्रेस तो अपना वोट बचाने में कामयाब रही, उन्होंने दूसरों के खींच लिए। अब पूरे के पूरे उसमें कोई एक का दुक्का कोई विधायक बना है, बाकी सब कांग्रेस और बीजेपी में बट गया। नहीं, जो पूर्णेंदु जी कह रहे हैं, ये जो प्रचंड बहुमत या पूर्ण बहुमत जैसी स्थिति जब भी आती है तो उसमें अपने बल पर जीतने वाले कम हो जाते हैं। कभी भी
चाहे आप इंदिरा गांधी के समय देखिए, इंदिरा गांधी के समय में कोई ऐसा नेता नहीं था जो कि अपने, उस समय भी आप 80 में जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने तमाम पुराने नेताओं को हटा करके जितने संजय गांधी की ब्रिगेड के थे नए नवों को टिकट दिया, और सब जो कि 1975 से 77 के बीच जिनकी छवि एक, हाँ, वो सब जो है चुनाव जीत के आ गए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कि हमेशा ये होता है कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है और एक आदमी की छवि लार्जर देन लाइफ हो जाती है किसी नेता की, उस समय अपने दम पर चुनाव जीतने वाले लोग नहीं होते हैं। अपने दम पर जीतने वाले तब होते हैं जब गठबंधन जैसी स्थितियां होती हैं। देश में चूंकि हम सब ने 1989 से लेकर 2014 तक 25 वर्षों तक सिर्फ गठबंधन की सरकार देखी है, इसीलिए आप देखेंगे कि अपने दम पर लोग चुनाव जीत जाते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा खाली। बलिया में चंद्रशेखर जीतते थे, अगर मुलायम सिंह यादव उनको सपोर्ट नहीं करते तो कभी चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन सपोज उनकी मृत्यु हो गई थी 2007 में, अगर वो जीवित रहते और 2014 का अगर लोकसभा चुनाव लड़ते, और उनकी एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, छवि थी, एक बड़े कद्दावर नेता थे, बावजूद इसके जो कुछ हालात है इसमें, मैं कह रहा हूँ कि वो चुनाव हार जाते। एक चीज बस मैं 2 लाइन ऐड करूंगा। ठीक है, वाजपेयी जी का एक बड़ा चेहरा था, लेकिन आपको उनके अगल बगल अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी दिखाई पड़ते थे। क्योंकि वो अभी क्या कोई माला जो है वो दूसरा शेयर कर पाएगा क्या? अमित शाह जी बगल माला एक ही पहनेगा। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ उसकी वजह है। अगर आप देखिए, आप बीजेपी के बड़े से बड़ा नेता, नहीं, मैं बोल कहता हूँ, मैं बीजेपी का बड़ा से बड़ा नेता भी, अगर हर दूसरी लाइन में कोई भी नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, दूसरी लाइन में मोदी जी का नाम लिए बिना वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं एक चीज बस बीच में कह दूं, जो आप, ये बीजेपी का अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है, काम कर, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। बीजेपी चूंकि अभी, मैं वही बार बार एक लाइन की बात है कि बीजेपी के पास एक व्यक्ति के दम पर सारी राजनीति चल रही है। उसमें सिर्फ वाजपेयी के नाम पर नहीं चलती थी, जोड़ी के नाम पर चलती थी, इसलिए जोड़ी देखती थी। तीसरी बात, आपने मुरली मनोहर जोशी का नाम किया। मुरली मनोहर जोशी 1993 में जब अध्यक्ष पद से हटे, उसके बाद कभी भी वो उस तिकड़ी में महान नेता नहीं हुए, उनको पीछे ढकेल दिया गया था। ये राजनीति हर कोई जानता है। और सबसे लास्ट में बस मैं आप सबसे एक ही सवाल कहूँगा, इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े होने के बाद भी इतना % जो है टिकट काट दे रहे हैं, आप क्या कहें इसके बाद? नहीं सुमित जी, मैं खत्म नहीं कर रहे हैं। मैं एक सवाल, हमने बात कर ली, मैं बस आखिर चीज जान रहा था कि देखिए, दिल्ली की सबने बात की, दिल्ली तो हम जानते ही हैं, लेकिन एक 2 इंटरेस्टिंग नाम है। सुनील देवधर जिन्होंने त्रिपुरा जिताया, वो पिछले 4 महीने से मेहनत कर रहे थे पुणे का, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। एक इंटरेस्टिंग नाम है अशोक तंवर का, जो कांग्रेस पार्टी में से आम आदमी पार्टी से गए, उनको टिकट मिल गया। मैं आपसे, आप लोग बीजेपी कवर नहीं करते, लेकिन एक सवाल ही जानना चाहता हूँ। हम भले कहें कि मोदी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, मैं जानना ये चाह रहा था सर कि देखिए, अभी जो लिस्ट आई है ना, उसमें बड़े नाम बहुत से हैं। चाहे मनोहर लाल खट्टर का नाम ले लीजिए आप, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम लीजिए, अनिल बलूनी का नाम लीजिए, तेजस्वी सूर्या का नाम लीजिए, वो बड़े नेता। दिल्ली की जो शिवसेना सांसद थी, उनको भी लिया है, जो बाई इलेक्शन में उनको जीत मिली थी, अब वो बीजेपी से लड़ेंगे शिवसेना की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी आप लोग कवर नहीं करते, लेकिन फिर भी एक जनरल 1-1 मिनट बस बोल दीजिए, 1-1 मिनट नहीं, 30-30 सेकंड ही, कि इतने बड़े नेता जो लिस्ट आई है ना, उसमें सब बड़े नेता हैं। इसी के बजाय अगर आप कांग्रेस की लिस्ट देखेंगे ना, तो 2 नाम के अलावा किसी पत्रकार को 4 नाम पता होगा, किसी को 10, उससे बड़ा नाम तो पता ही नहीं होगा। बोलेगा कैसे उम्मीदवार का कैंडिडेट उतार दी। यहाँ तो बड़े नाम होने के बावजूद भी हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा है, ये भी है। भाई, आप जब बड़े नेताओं को उतारो तो जीतेंगे ना, इसमें मोदी जी का क्रेडिट मिलेगा कि इन नेताओं को क्रेडिट मिलेगा? एक को नहीं होता। मैंने आपको पिछली बार भी कहा है इस बात को कि सिर्फ एक वजह नहीं होती है चुनाव जीतने की या हारने की, बहुत सारी चीजें होती है, माहौल बनाना पड़ता है आपको। तो नरेंद्र मोदी धुरी है, बीजेपी समय में आपको लगता है माहौल, कई माहौल बन पाएगा, एक ही माहौल बन पाएगा? आपको क्या लगता है? मेन माहौल तो नरेंद्र मोदी उनका नाम है ना, उसके बाद उनका काम, और उसके बाद फिर आसपास कास्ट कॉम्बिनेशन, जिस तरह के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, अपने भी और अपने विरोधियों के भी, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो एक मतलब हमेशा याद रखिए कि एक चीज़ नहीं होता है। अगर आपको इस न्यूज़ रूम का चुनाव जीतना हो अश्विन आपको, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूर्णेंदु को क्या पसंद है, इनको गर्म चाय पसंद है, तो मैं आपको उनसे आप जब बात करेंगे तो आप बोलेंगे आपके लिए गर्म चाय की मशीन लगाऊंगा मैं। विचित्र जी को पसंद क्या है, नहीं इनको कैंटीन का अच्छा खाना चाहिए, तो आपके खाली कैंटीन, आपको हर एक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अश्विनी कुमार हूँ, मुझे चुनाव जिता दीजिए, ऐसा ना ये वोट देंगे ना ये वोट देंगे। आप तो जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात,
सुनील देवघर के बारे में आपके पास जानकारी होगी, मेरे पास नहीं हो सकता है कि आप पुणे जाते आते रहते हो, मेरे पास नहीं है कि उनको क्यों टिकट नहीं दिया गया या अशोक तंवर को क्यों दे दिया गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं फिर उस बात पे आ रहा हूँ जहाँ से मैंने चर्चा की शुरुआत की थी कि अगर 370 का नंबर दिया गया है और 400 पार का नंबर दिया गया है तो 23-24% की टिकट अभी बदल दी गई है। अभी 170-80 उम्मीदवारों की घोषणा और होनी बाकी है, करीब करीब लगभग आधी 40% 45%। तो क्या ये 23% बढ़कर 35% हो जाएगा जिनके टिकट चेंज होने वाले हैं? और अगर 35% के टिकट चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या बीजेपी बीते 10 सालों में जो उनका शासन रहा कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रही है कि जनता में अब एंटी इनकम्बेंसी धीरे धीरे घर कर रही है? बाबा एक सवाल बस बाबा आप खत्म कर दीजिएगा। छिंदवाड़ा सीट कहा गया था बीजेपी की तरफ से जो सीटें हारे हैं उसमें बहुत मेहनत करेंगे, तो उन्होंने छिंदवाड़ा की सीट पे विवेक साहू बंटी को उतार दिया। ये चुनाव हारे हुए हैं, क्या कुछ अंदर डीलिंग हुई है क्या कि ऐसे? हारे नहीं, जीते हैं। नहीं, बंटी साहब तो हारे हैं सर, पिछले चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए थे। सवाल ये है कि बड़े नेता के उतारने की बात कही गई थी, सीटिंग पिछले चुनाव में हारे थे, इस बार जीत गए सर, ये कह रहा हूँ। लेकिन बात ये हुई थी कि आप बड़े नेता उतारेंगे ताकि जो हारी हुई सीट जीतेंगे। विवेक साहू को अगर लड़ाना ही था तो बड़े नेता इनके पास बहुत है, शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम है। जब किसी गढ़ को हटाना है सर तो बड़े नेता को लड़ाना पड़ेगा ना। गढ़ में बड़ा चेहरा होना भी तुझे ना। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने मेहनत नहीं की बीते 70 सालों में। नहीं तो वही बात है कि पिछले साल से मेहनत करी कि आपको लगता है विवेक सिंह कमलनाथ बंटी ने का अंदर सेटिंग की है? ये आप जानकारी दिए, आप रिपोर्टर हैं। एक लाइन का जवाब, जो नियम कांग्रेस पे होता है ना लागू, वो बीजेपी पे भी लागू होता है। बड़े चेहरे को ऐसे ही खेत कर दे जाके छिंदवाड़ा में लड़वा दे शिवराज सिंह चौहान को, क्यों भाई? अभी की जो जानकारी है ना, इस बार नकुलनाथ का चुनाव सबसे डिफिकल्ट होने वाला है। विवेक सिंह बंटी बहुत पॉपुलर लड़का है वहां पे, और ये जायंट किलर ना निकल जाए, ध्यान रखिएगा इस बात को। जी हाँ, कुछ भी चुनाव में कुछ भी हो सकता है, तो निश्चित रूप से अब कौन खत्म करेगा जी। तो फिर भी लास्ट में वही कहूँगा कि इतने पॉपुलर हैं, इतने वो हैं, फिर भी टिकट पे टिकट काटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो है ना, दुखी तो है ना। चलिए आज की चर्चा इसी विषय के साथ समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।